हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर एकता शाह फ्रॉम जेके शाह क्लासेस। आज हम लोग पोस्टमार्टम सीरीज़ में ईएचडी सब्जेक्ट का जो जून 2024 का पेपर था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अभी एज यू ऑल नो दैट ये जो पेपर है ईएचडी का, दैट इज़ 100 मार्क्स पेपर। यहाँ पर 3 पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट बी में 1 to 17 चैप्टर्स है और जिसका वेटेज है 65। इसमें एक अकेला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, और इसका इकलौते का वेटेज है 20। एंड यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर्स है 19 एंड 20, और इन दोनों का चैप्टर का वेटेज है 15। अगर हम देखें तो जून 2024 जो था दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ न्यू सिलेबस। अभी यहाँ पर अगर मैं ईएचडी के क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो ईएचडी का क्वेश्चन पेपर वाज वेरी 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 लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी था। ऑलमोस्ट 16 to 17 पेजेस का तो क्वेश्चन पेपर ही था। और अगर हम देखने जाए तो जो पैटर्न है क्वेश्चंस की, जो पैटर्न है वो इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी वे में बनाया है, ताकि वो क्वेश्चन रीड करने में तुम्हारा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाए और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का लास्ट में पेपर जो है वो छूट जाता है। अभी अगर हम एक लेवल की बात करें कि जो ईएचडी का पेपर था वो कैसा था, इजी, मॉडरेट या वेरी डिफ़िकल्ट। ये पेपर जो था ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या था कि क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी था। एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, देयर वाज अ चांस कि आप डर सकते हो। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पूरे के पूरे जून के पेपर को। देयर इज़ अ हाई चांस कि दिसंबर में भी सेम ही पैटर्न फॉलो हो। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट ए के साथ, पार्ट 1 के साथ, जो तुम्हारे एग्ज़ाम में 65 मार्क्स के लिए आया है। सबसे पहले मैं तुमको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसे है। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ज़्यादा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरे के पूरा कंपलसरी है। अभी तुम ए वाला आंसर देखोगे ना, तो ए वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है ये क्वेश्चन ही 1.5 पेज का है। उसके बाद यहाँ पर 2 में वापस 3 सब क्वेश्चंस, सी वापस उसमें 2 सब क्वेश्चंस, एंड डी एंड ई में भी वापस सब क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन 1 है यानी कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस जो है ये सारे के सारे क्या है, मैंडेटरी क्वेश्चंस है। तुमको ये जो क्वेश्चंस है ये पूरे के पूरे कंपलसरी सॉल्व करने ही है। अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो तुम्हारा कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं 20 मार्क्स जो है वो चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वापस क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी ये है। यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी क्या है, कंपलसरी है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, मतलब यहाँ पर 15 मार्क का क्वेश्चन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी कंपलसरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाला है फॉर 15 मार्क्स। बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 4 है वहाँ पर 4 और 4A में तुमको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर सेम ये भी 5 मार्क का ईच 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेम यहाँ पर क्वेश्चन 4 तक तुम्हारा पार्ट ए है। और वापस से पार्ट बी जो इकलौता चैप्टर है क्या, रिस्क मैनेजमेंट का, यहाँ पर भी तुमको ऑप्शन दिया है। यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 5, यू कैन सॉल्व 5A, एंड जो पार्ट सी है, यहाँ पर जो पार्ट सी है यहाँ पर कंपलसरी क्वेश्चन इन लोग ने डाला है, मैंडेटरी क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है। यहाँ पर इन्होंने पैटर्न चेंज किया है। एक क्वेश्चन का वेटेज 7 मार्क्स है
और एक क्वेश्चन का वेटेज 8 मार्क्स है और ये कंपलसरी क्वेश्चंस है। ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 1। ओके, अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे जो क्वेश्चन 1 है, ये सबसे पहले तो जब भी तुम पूरा क्वेश्चन रीड करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है। ये क्वेश्चन बात कर रहा है ऑडिट कमेटी के बारे में। ये क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 5 से। अभी यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, जो चैप्टर नंबर जो ऑडिट कमेटी है इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 170। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन क्या है? 177। इसका लिमिट क्या है? तो सबसे पहले तो ये सारी लिस्टेड एंटिटी पर एप्लीकेबल है, लिस्टेड एंटिटीज। उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक एंटिटीज, यहाँ पर 3 प्रोविजंस है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? 10 करोड़ और मोर। 177 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद टर्नओवर जिसका 100 करोड़ और मोर, यहाँ पर वापस से और है, यहाँ पर और है। और आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोविंग्स क्या एक्सीडिंग 50 करोड़ है। अगर तुम ये 3 लिमिट को फॉलो कर अगर ये 3 लिमिट में तुम आ जाते हो, इस तीनों में से कोई भी एक, या तो तुम अगर लिस्टेड एंटिटी हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी, मैंडेटरीली कंपलसरी तुमको ऑडिट कमेटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये तुम लोग वापस से ये जो अमाउंट है, अगर तुमको याद रहेगा तो मैंने तुमको बताया था, ये जो 10 करोड़ है, ये 100 करोड़ है, या ये जो एक्सीडिंग 50 करोड़ है, ये हम लोग कब का काउंट करेंगे? 31 मार्च, जो 31 मार्च का, जो तुम्हारा 31 मार्च है तब का काउंटिंग होगा। 31 मार्च में एंडिंग में अगर ये लिमिट ट्रिगर हो जाता है तो वो काउंटिंग होगा। अभी यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? ये जो एयरवॉइज लिमिटेड है उसने कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड ये जो रूल्स है देयर अंडर इज डिसमेंटलिंग द ऑडिट कमिटी। मतलब एयरवॉइज लिमिटेड चाहे तो डिसमेंटल मतलब कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी नहीं करेगी तो चलेगा क्या? अभी ये हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके लिए अपने को लिमिट देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये जो तुम पैराग्राफ पढ़ोगे ना, यहाँ पर उन लोग ने पूरा हिस्ट्री कहानी सब बताया है। मेन इम्पॉर्टेंट बात है ये। सबसे पहले तुमको फाइनेंशियल ईयर देखना है। इसका ईयर क्या है? 23। ओके, तो ये टेबल में तुम्हारे लिए रिलेवेंट ये 4 है ही नहीं, ये 4 तुम्हारे लिए रिलेवेंट है ही नहीं, बट 22, 23 तुम्हारे लिए रिलेवेंट है। अभी मैंने बोला पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 10 करोड़। यहाँ पर इनका कितना है? 7, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल तो नहीं है। उसके बाद टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100, बट इनका वो भी नहीं है, 75 है। और बोरोविंग्स, लोन बोरोविंग्स कितना होना चाहिए? एक्सीडिंग 50 करोड़। प्लीज़ इम्पोर्टेंट मार्क करो, एक्सीडिंग 50 करोड़ है। तुम 50 करोड़ को काउंट नहीं करोगे। यहाँ पर इनका कितना है? 40। डिसमेंटल करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? यस। क्यों? बिकॉज ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर क्लियरली बता दिया है, ये जो एयरवॉइज है ना, ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है।
अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो क्या हम ये लिमिट देखते? नहीं। मैंने लिस्टेड एंटिटी के यहाँ पर तुमको बोला कि ये पॉइंट है या ऐसा है या वैसा है, नहीं। हमने कब पढ़ा? जब अनलिस्टेड पब्लिक एंटिटी है तब हम देखेंगे कि ये तीनों लिमिट आएंगी या नहीं। तो यहाँ पर ये जो एयरवॉइज है ये ऑलरेडी क्या है? ये एक अनलिस्टेड एंटिटी है। अभी यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने एक गेम खेला है। अगर तुम ध्यान से देखो, तुमको ईयर कौन सा देखना था? तुमको ईयर देखना था 22 और 23। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर इन्होंने अग्रीगेट लोन, यहाँ पर इधर तो इन्होंने 45 दिया है एज ऑन मार्च। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? रुपीज 45 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2022 टू 60 करोड़ सितंबर 2022। ये तुम्हारे लिए टोटली इररिलेवेंट है। अगर तुम ये 60 करोड़ को पकड़ते ना तो तुम बोलते कि हाँ ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, डिसमेंटल नहीं कर सकते। बट अपने को ये वाला ईयर देखना ही नहीं है। अपने को कब देखना है? अपने को ये जो अमाउंट है ये 31 मार्च का देखना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला है? एंड ड्रॉप्ड डाउन टू 40 करोड़ एज ऑन मार्च 31। अपने को ये देखना है। अगर मार्च में ये 65 करोड़ रहता डिसमेंटल नहीं हो सकता था, बट एज ऑन मार्च 31 40 करोड़ है। इसीलिए जो एयरवॉइज लिमिटेड है ये चाहे तो ऑडिट कमिटी क्या कर सकती है? डिसमेंटल जो है वो कर सकती है। ये 3 मार्क्स के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्या पूछा है कि व्हाट विल बी योर आंसर इन केस एयरवॉइज लिमिटेड जो है वो क्या है? सब्सिडरी है ऑफ फास्ट वॉइस लिमिटेड, और जो फास्ट वॉइस लिमिटेड है वो लिस्टेड एंटिटी है। अगर तुमको याद रहेगा तो हमने एक प्रोविज़न पढ़ा था कि अगर तुम्हारी होल्डिंग कंपनी लिस्टेड एंटिटी है तो हम क्या मानेंगे? सब्सिडरी को भी डीम्ड लिस्टेड है। तो अगर इसका ये जो फास्ट वॉइस लिमिटेड है अगर ये लिस्टेड एंटिटी है तो एयर वॉइस लिमिटेड क्या हो जाएगी? डीम्ड लिस्टेड। तो यहाँ पर तुमको लिखना था कि इट इज डीम्ड लिस्टेड, और उसको कंपलसरी जब लिस्टेड एंटिटी है तब तो कौन सा भी लिमिट रहने दो, तुमको वो कंस्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। तो 2 मार्क्स के लिए तुमको ये पूछा था, 2 मार्क्स के लिए तुमको ये पूछा था कि अगर उसकी होल्डिंग कंपनी क्या बोलते हैं ये है लिस्टेड है और उसकी सब्सिडरी जो है वो अनलिस्टेड है तो क्या डिसमेंटलिंग अलाउड है? नहीं, डिसमेंटलिंग अलाउड नहीं है, बिकॉज हम उसको क्या मानेंगे? डीम्ड लिस्टेड एंटिटी मानेंगे। अभी यहाँ पर तुम मॉड्यूल में पेज नंबर 245 पर ये जो आंसर है ये मॉड्यूल के पेज 245 पर है। पेज 245 ये रहा इसका आंसर जो मैंने अभी ही आपके साथ डिस्कशन किया। दैट इज़ यहाँ पर 177 लिस्टेड एंटिटी, अनलिस्टेड वाला, पेड अप शेयर कैपिटल, ये ऐसे और ये। एवरीवन ओके, आई होप तुमको ये वाला क्वेश्चन समझा रहेगा। अगर तुम देखोगे ना तो क्वेश्चन वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन एकदम फुद्दू लेवल का था, बट क्वेश्चन इतना बड़ा था ना, पहले ही फ्रंट पेज पर इतना बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हैं। बट क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था। यहाँ पर अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 का बी वाला जो है, ये चैप्टर नंबर 10 से है। ये चैप्टर नंबर 10 से है, जो है विसल ब्लोवर वाला, जो हमने चैप्टर पढ़ा था स्टेक होल्डर राइट्स वाला। यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर ये जो
मिस्टर भवानी स्केयर टू रिपोर्ट ये बिकॉज मिस्टर गौरी जो है वो क्लोज रिलेटिव है दूसरे डायरेक्टर्स की, और उसको बताओ कि क्या एडिक्वेट सेफगार्ड्स रहेंगे। अभी यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर इन्होंने ना 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ पर कैन मिस्टर भवानी डायरेक्टर यूज द सेफगार्ड मैकेनिज्म ऑप्ट अवेलेबल इन द कंपनी रिगार्ड्स। यस, वो यूज़ कर सकती है, वो यूज़ इसके खिलाफ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या रहेगा बी वाले का। दिस इज ए, 1 का ए, यहाँ पर 1 का बी। सबसे पहले तो रिपोर्ट कर सकते हैं, किसको करना है उनको रिपोर्ट, तो ऑडिट कमिटी को वो रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा यही है, हु इज़ द रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो क्या है ऑडिट कमिटी इज़ द रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर तुमको बी वाला जो आंसर था वहाँ पर तुमको क्या लिखना था कि यस वो किसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑडिट कमिटी को, चाहे तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि व्हाट आर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कहाँ पर तुमको डिस्क्लोजर करना है, तो बट ऑब्वियसली तुमको एनुअल रिपोर्ट में क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 3 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स। अभी तुम बोलोगे कि मैडम अभी ये जो 3 मार्क्स है, अभी ये 3 मार्क्स के लिए मैं सिर्फ येस और नो लिख के आऊँगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर तुम चाहे तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो विसल ब्लोवर क्या होता है, उसके बाद बता सकते हो कि कौन सा मतलब क्या ऐसा कुछ एडिक्वेट सेफगार्ड्स है, तो यस है, हमने पढ़ा है विजाइल मैकेनिज्म, फिर विसल ब्लोवर मैकेनिज्म, एंड लास्ट में यू कैन राइट दैट कि यस ये कंक्लूजन है। तुम मॉड्यूल के पेज नंबर 372 यहाँ पर तुम चाहे तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि ये विसल ब्लोवर का क्या है, कैसे है, तो ये वाला तुम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, एंड लास्ट में यू कैन राइट कि यस ऐसा कुछ है। उसके बाद ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन सा रहेगा, तो इसके लिए आंसर तुम्हारे 376 पेज नंबर पर है मॉड्यूल के, हाँ यहाँ पर दिख रहा है ये तुमको, कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट, यहाँ पर ऑडिट कमिटी शैल ऑपरेट विजाइल मैकेनिज्म थ्रू ऑडिट कमिटी, एंड इफ members of audit committee have conflict of interest, in case they should recuse themselves and the other committees would deal in matter। दिख रहा है यहाँ पर तो ऑफ कोर्स है कि 1 मार्क के लिए तो तुम सादा सुधा लिख कर आ जाओगे कि ऑडिट कमिटी के पास। उसके बाद ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो यहाँ पर भी सेम यही पेज पर है कि तुमको किधर रिपोर्ट करना है, एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है तुमको, कंपनीज अंडर हेडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, तुमको क्या करना है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स करना है। सो ये क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अभी ये क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 से आरपीटी का क्वेश्चन था ये। अगर तुमको पता रहेगा तो हमने एक प्रोविज़न पढ़ा था कि अगर अमाउंट 50 लाख तक है और तुमने ओमनिबस अप्रूवल एक बार क्या बोलते हैं ले लिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है वापस से अप्रूवल लेने की। एक न्यू रूल आया था, न्यू रूल 6A, यहाँ पर वही उसका बात चल रहा है कि इसका सम अश्योर्ड अमाउंट इज़ 50 लाख फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, और यहाँ पर ये जो है कंपनी ऑब्टेन टू फेल इट्स प्रायर अप्रूवल फॉर ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, इसका अमाउंट इतना है और वो
ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेना भूल गई है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कंपनी का, उसने उसका क्या व्यू एक्सप्रेस किया है, अप्रूवल फॉर ऑडिट कमेटी वाज मैंडेटरी बीइंग अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो क्या बोल रहा है कि ये आरपीटी है, तो आरपीटी का अप्रूवल कंपल्सरीली किसके पास जाना चाहिए, इसके ऑडिट कमेटी के पास जाना चाहिए। हाउएवर जो कंपनी सेक्रेटरी है उसने क्या उसका कमेंट डाला है दैट since this transaction is not covered under RPT as section 188, approval of audit committee was not required, hence company has not committed any violations. So यहाँ पर whether omnibus approval of audit committee was needed to borrowing the transaction and was not related party transaction under section 188, तो यहाँ पर मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि 50 लाख तक है तो ट्रांजैक्शन का ऑमनिबस अप्रूवल अगर ले लेंगे तो चल जाएगा। कैन अ पोस्ट ट्रांजैक्शन अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इफ नॉट डन सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर तुम पेज नंबर 194 पर आ सकते हो। अगर तुम पोस्ट ट्रांजैक्शन अप्रूवल नहीं लेते हो तो हम उसको क्या मान लेंगे, वॉइडेबल मान लेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, पेज नंबर 194। यहाँ पर इफ नॉट रैटिफाइड इट विल बी, दिख रहा है यहाँ पर उन्होंने बोला ना पोस्ट voidable at the option of the board, voidable हम उसको मान लेंगे। वापस से वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर सेम ये 3 मार्क्स के लिए था और यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए था ये। ओके, अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4D, यहाँ पर क्या बोला है, ये जो मिस्टर मनोज है वो क्या एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे ये कंपनी में, जो क्या है एक लिस्टेड एंटिटी है। उसके बाद ड्यू, अभी यहाँ पर तुमको पता रहेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है। उसका जो ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सडन डिसमिस ऑफ हिज सन ऑन सो एंड सो डेट, यहाँ पर वो कहानी उन्होंने बताई है। मिस्टर मनोज जो है उसने क्या किया है, उसका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पोजीशनशिप है उससे क्या किया है, उसने रिज़ाइन किया है। और ये डेट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मिस्टर मनोज ने रिज़ाइन किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 15/10/2023 और ड्यूली बोर्ड ने भी एक्सेप्ट कर लिया। हाउएवर ड्यू टू हिज एक्सट्रीम पोटेंशियल, उसमें बहुत कुछ अच्छा पोटेंशियल था, तो एंड इफेक्टिव गाइडलाइंस ही वॉज अप्रोच्ड ऑन 14/4/2024। अभी रिज़ाइन कब किया, 15/10/2023 और वापस कंपनी ने उसको अप्रोच कब किया, क्यों अप्रोच किया, ऑब्वियसली उसमें कुछ वैसा टैलेंट रहेगा या वो बोर्ड के कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन रहेगा। अप्रोच कब किया, 15/4/2024 को। यहाँ पर दिख रहा है ऑन वॉज ऑफर्ड फॉर पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तुमको पता है 2 टेन्योर्स होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, दोनों टेन्योर का दोनों एक ईच टेन्योर जो होता है वो 5 इयर्स का रहता है, 5 इयर्स का ईच टेन्योर। उसके बाद आईडी, अगर वो पर्सन आईडी बनना चाहता है तो उसके लिए कूलिंग पीरियड है फॉर 3 इयर्स। तो यहाँ पर उसने पहला टेन्योर उसका ख़त्म किया, सेकेंड टेन्योर में उसको अपॉइंट किया, उसने रिज़ाइन किया। अभी उसका कूलिंग पीरियड बट ऑफ कोर्स है कि आएगा, तो कंपनी क्या बोल रही है, मुझे उसको अपॉइंट करना है बट एज एन वॉट, नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बट एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो वेदर वो मनोज जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। यहाँ पर वापस से ये क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 3 का, मनोज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। यहाँ पर हमने एक प्रोविज़न पढ़ा था कि अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो रिज़ाइन होता है
और उसको अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना है, होल टाइम डायरेक्टर बनना है, एमडी बनना है तो बन सकता है, बट कभी 1 साल के बाद। यहाँ पर तुम लोग पेज नंबर 136 पर आ जाओ, मॉड्यूल के 136। एकदम इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा माइनर पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चंस जो है वो बनाए हैं। 136 यहाँ पर ये मैंने तुमको पॉइंटर बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक ही वो हो सकता है, और उसके बाद वो shall be eligible for appointment after expiry of 3 years. This 3 years is nothing but an cooling period. अभी shall be in accordance with the Companies Act. अभी यहाँ पर इन लोग ने डायरेक्टली नहीं बोला है, बट हमने रेगुलर क्लास में इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, और हमने बोला था कि हमने डिस्कशन किया था कि 1 साल तक वो नहीं बन सकता। ओके, ये वाला वो पॉइंट है। यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, दिस इज द पॉइंट। सबसे पहले तो वो मैंने तुमको बताया 136 पेज नंबर पर क्या है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक टेन्योर विल बी फॉर 5 इयर्स, मैक्सिमम 2 टेन्योर हो सकते हैं। 2 टेन्योर के बाद कंपल्सरीली कूलिंग पीरियड होना चाहिए। उसके बाद ये प्रोविजन क्या बोल रहा है, रिजाइंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करना चाहिए। अपने केस में यहाँ पर तुमको दिख रहा है वही वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि यस, जो मिस्टर मनोज है उन्होंने रिज़ाइन किया। क्यों रिज़ाइन किया, वो XYZ रीज़न है, उसके बच्चे का कुछ डेथ वेथ हो गया था, इसके लिए रिज़ाइन किया था। और क्या बोला है, शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज एन होल टाइम डायरेक्टर। यहाँ पर वो होल टाइम डायरेक्टर जो है वो नहीं बन सकता, शैल नॉट बी अपॉइंटेड। कब तक नहीं बन सकता, अनलेस अ पीरियड ऑफ 1 year has lapsed from the date of resignation as an independent director। जब तक 1 साल लैप्स नहीं हो जाता तब तक वो पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर बंदा क्या नहीं बन सकता, ये एग्जीक्यूटिव या होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर द होल टाइम डायरेक्टर्स, और ये पर्सन को भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बनना है। अगर तुम देखोगे उसने रिज़ाइन कब किया, ये डेट इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने रिज़ाइन कब किया, 15/10/2023। अभी इसका 1 साल कब हो रहा है, 15/10/2024 14। अभी उसने अप्रोच, कंपनी ने अप्रोच कब किया है, अप्रैल के महीने में ही, मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अभी तक उसको कितने महीने हुए हैं, सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं। तो वो आईडी जो है वो नहीं बन सकता। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस उन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के बनाए हैं, एंड दिस इज़ द आंसर। ये 2 लाइन का तुम्हारा आंसर है। अगर तुमको ये प्रोविज़न याद नहीं आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क्स जो है वो चले जाएंगे। सॉरी, 5 मार्क्स नहीं, 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 मार्क्स। अभी तुम देख रहे हो 2 मार्क्स के लिए उन्होंने कितना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया, और कितना ये सब कैलकुलेशन से नॉल का पूछा उन्होंने। ओके, अभी यहाँ पर फॉर 3 मार्क्स व्हाट दे हैव आस्क्ड इज, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, व्हाट शैल बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। पेज नंबर 255 पर आ जाओ मॉड्यूल के। ओके, यस, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे, 3 मार्क्स का है, मतलब एक मार्क का ईच है। यहाँ पर तुमको डायरेक्ट लिख देना है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या रहेंगे, यहाँ पर मिनिमम 3 मेंबर्स विद द मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 आईडी। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, कैन अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ लिस्टेड एंटिटी कैन बिकम अ मेंबर। यस, यहाँ पर है कि चेयरपर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ लिस्टेड एंटिटी मे बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी। अगर तुम यहाँ पर यस आएगा, यहाँ पर लिस्टेड एंटिटी का ही उन्होंने पूछा है। और यहाँ पर क्या बोला है,
गैप बिटवीन टू मीटिंग्स ऑफ आरएमसी। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी ये जो जून का पेपर है, यहाँ पर जब हम पहले पढ़ते थे तब हम पढ़ते थे 180 डेज़ का, बट ये अभी जून के अटेम्प्ट में तो ऑब्वियस है कि 180 डेज़ ही आया है। बट हमने जब अमेंडमेंट्स डिस्कशन किए थे तब हमने पढ़ा था कि ये अभी 180 डेज़ कट होके क्या हो गया है, 210 डेज़ हो गया है। तुम्हारे मॉड्यूल में अभी भी तुम्हारे मॉड्यूल में ये अभी अपडेट हो चुका है, और तुम्हारे ये क्या बोलते हैं, जो ओल्ड मॉड्यूल था ना उसमें अभी भी यहाँ पर 180 डेज़ ही हैं। बट जो अभी न्यू मॉड्यूल्स आए हैं, ये अभी रिसेंट मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, तो यहाँ पर क्या है, नॉट मोर देन 210 डेज शैल लैप्स बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जो एकदम इन लोग ने इन डिटेल इन डेप्थ पूछा था। अगर कंसेप्ट में ज़रा भी 19-20 है, देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारा मार्क्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा। अगर तुम एक बात देखोगे ध्यान से तो 20 मार्क में से उन्होंने एक भी, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, दिस क्वेश्चन वॉज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस क्वेश्चन वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब 5 और यहाँ पर ये 8 मार्क्स उन्होंने बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस डाले थे, एंड बैलेंस 12 मार्क्स जो है वो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर ये बनाया था, मतलब डिफ़िकल्ट वाले लेवल ऑफ थे। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर ये जो ये है एनवायरनमेंट वाला है, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 से है, एनवायरनमेंट वाले से है। यहाँ पर अभी उन्होंने यहाँ पर ये रैमिफिकेशंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, रैमिफिकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर अभी उन्होंने तुमको क्या पूछा है, बोला है कि डिस्कस रैमिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग। अभी यहाँ पर ये पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल्स, हेल्थ एंड शिपिंग। यहाँ पर अगर तुम मॉड्यूल में देखोगे ना तो कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। ये वाला 5 मार्क का जो क्वेश्चन था, ये तुमको तुम्हारे ओन से लिखना था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है पोल्यूशन के, यहाँ पर मास ट्रांजिट के, फॉसिल फ्यूल, हेल्थ एंड शिपिंग के। तो यहाँ पर तुम अगर मॉड्यूल में एकदम अच्छे से देखोगे तो तुमको इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 बिजनेस, वो जो एथिक्स वाला चैप्टर है उससे। यहाँ पर क्या बोला है, इन्होंने एक लाइन दे दिया है, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज आर राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड, गाइडिंग प्रिंसिपल, एंड लास्ट में बता दिया है सेलेंट फीचर्स। ये देखने जाओ ना तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। लास्ट में उन लोग ने बता ही दिया है कि यार सेलेंट फीचर्स बता दे, किसके, बिजनेस एथिक्स के। पेज नंबर 410 पर आ जाओ। ओके, यस, दिख रहा है तुमको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ सोशल ग्रुप्स, यहाँ पर वॉलंटरी ऑफर अ बेस फ्रेमवर्क, रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडलाइंस, रिलेटिव टर्म, न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 5 मार्क्स, बोनस क्वेश्चन, बोनस मार्क्स है ये। ओके, यहाँ पर वापस से ये जो क्वेश्चन था, दिस वॉज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 डेटा गवर्नेंस। ये भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर बोल दिया है इंफॉर्मेशन एरा, रैपिडली इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर क्या बोला है, वेरियस डेटा गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। हमने डेटा गवर्नेंस प्रिंसिपल्स का पढ़ा था, चैप्टर पेज नंबर 328 पर आ जाओ, पेज नंबर 328 चैप्टर नंबर 9। ओके, ये रहा, दिख रहा है तुमको डेटा गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी,
अकाउंटेबिलिटी, डेटा ऑडिट, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, चेंज मैनेजमेंट, स्टीवर्डशिप। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो आउट ऑफ दिस ये जो 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन था, यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। देयर इज़ अ चांस कि तुमको कुछ पॉइंटर्स याद ना आए, बट यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 2B एंड क्वेश्चन 2C, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। 5-5 मार्क के 10 मार्क के क्वेश्चन थे। यहाँ पर इजीली आराम से तुम 8 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। 7 to 8 मार्क्स बहुत इजीली आ सकता था। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 1 है ये चैप्टर नंबर 3 से है। यहाँ पर क्या बोल, सॉरी नॉट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 118 सबसेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट। डायरेक्टली बता दिया है कि इसका एप्लीकेबिलिटी बता दो। पेज नंबर 212 पर आ जाओ, मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 4 में 212 ये दिख रहा है तुमको यहाँ पे। एक्चुअली दिस इज द समरी, बट तुम यहाँ पर अगर देखोगे ना, ये दिख रहा है तुमको एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 110। अभी यहाँ पर समरी देख लेते हैं कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है। पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी जहाँ पर मोर देन 1 डायरेक्टर है। एग्जेम्पशन किस पे है, स्पेसिफाइड, आईएफएससी, प्राइवेट, पब्लिक। और जहाँ पर ओपीसी में 1 डायरेक्टर है वो अगर कोई गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर क्लास को एग्जाम करती है तो वो, और यहाँ पर ये पूरा एप्लीकेबिलिटी है। अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच, बोनस मार्क्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन 2015, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डायरेक्टर्स इन इनसाइडर ट्रेडिंग। सेम अगेन चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पेज नंबर 199। अभी यहाँ पर देखोगे ना, ये जो है प्रोविज़न, ये वाला जो है ना, ये रोल ऑफ डायरेक्टर इन प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग जो है हैज़ बीन ओमिटेड, वो ओमिट हो चुका है। तो अभी तुम बोलोगे कि हमको आंसर कैसे लिखना है, तो तुमको यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से, अपने हिसाब से इसका आंसर लिखना पड़ेगा कि एक डायरेक्टर का क्या क्या रोल होता है, कि इन्फॉर्मेशन जो है अगर वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो हमको उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये वाला प्रोविज़न तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मॉड्यूल में ही उन्होंने लिखा है, हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013। एंड यहाँ पर रिलेवेंट मेंशन वहाँ पर उन्होंने किया है। ओके, अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, सेक्रेटेरियल जो है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है, इसका यहाँ पर SS1 का एप्लीकेबिलिटी बता दो। वापस से पेज नंबर 210 पर आ जाओ, 210। ओके, यहाँ पर तुमको दिख जाएगा SS1 का मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यहाँ पर ये पूरा विथ यहाँ पर ये दिया है एप्लीकेबिलिटी। ओके, वापस से ये चैप्टर नंबर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अभी यहाँ पर क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन 4 में तुम्हारे पास ऑप्शन है, इधर यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 4 और एल्स यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 4A। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल ESG फ्रेमवर्क्स एंड रेटिंग एजेंसीज फॉर इंडियन कॉर्पोरेशन 2023 विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर तुम मॉड्यूल में देखोगे तो यहाँ पर इतना स्पेसिफिक तुमको कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन तुमको तुम्हारे हिसाब से लिखना था। हमने क्लास रेगुलर लेक्चर में इसका बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, ESG फ्रेमवर्क्स का क्या था, कैसे था। तो ये तुमको तुम्हारे हिसाब से ओन वर्ड्स में लिखना था।
यहाँ पर वापस से ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्फ विद इंटीग्रिटी इन एथिकल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल मैनर। यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्कस विद एग्जाम्पल। सेम ये वाला भी जो आंसर था ये तुमको ओन से लिखना है। तुमको मॉड्यूल में एग्जैक्ट ऐसा कुछ मिलेगा नहीं जहाँ पर उन्होंने बोला था कि एथिकल ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल मैनर में। अगर तुमको याद रहेगा तो मैंने तुमको रेगुलर लेक्चर में एक एग्जाम्पल भी दिया था टाटा का कि वहाँ पर एक इसको क्लाइंट को मतलब वो लोग ब्राइबरी दे रहे थे। सर रतन टाटा ने देख लिया और उन्होंने बोला कि वो एथिकल नहीं है, ब्राइब देकर कुछ काम करवाना इज़ नॉट एथिकल। तो यहाँ पर तुम वो एग्जाम्पल भी लिख सकते थे जो हमने रेगुलर लेक्चर में डिस्कशन किया है। और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल के ऊपर तो तुमने पूरा ईएसडी में बहुत कुछ पढ़ा है, तो तुम ये भी खुद से लिख सकते थे। एंड यहाँ पर जो ये था सी वाला आंसर था, ये चैप्टर नंबर 17 से है। यहाँ पर भी उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है कि टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो बता दो। मॉड्यूल के पेज नंबर 615 पर आ जाओ। 615 ऑफ मॉड्यूल, यहाँ पर दिख रहा है तुमको सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पर भी तुमको वही बोला है कि कौन से भी 5 तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बता दो। यहाँ पर तुमको बताया है प्राइवेट इक्विटी, क्रेडिट, पेंशन, हेज। इसमें से तुमको एनी 5 लिखना था। अगेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन। ओके, अभी यहाँ पर ऑप्शन में तुमको क्या क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं क्वेश्चन 4 में। तो यहाँ पर ये लोग ने एक जनरल पूरा ये बोला है एंड बोला है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज एंड इम्प्रूव रिसोर्स एफिशिएंसीज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 8 मार्क्स। यहाँ पर अभी इसका भी कोई स्पेसिफिक आंसर जो है वो तुम नहीं बना सकते, बट यहाँ पर तुम किसके रिलेटेड लिख सकते हो, तो तुम सबसे पहले लिख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। ओके, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 4A था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला हम लोग प्रॉपर कोई आंसर नहीं है इसका। तो आप अगर चाहे तो इसका आंसर आप ये पॉइंटर्स में लिख सकते हो। यू कैन राइट रिन्यूएबल एनर्जी, यू कैन राइट रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस वेस्टेज, यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट। और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड ये जो फैमिली बिजनेस वाला था, दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। और यहाँ पर तुम जो है ये वाले पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर सकते थे, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, कंडक्ट मैनेजमेंट, और ये वाले जो सारे तुम्हारे पॉइंटर्स हैं वो। अगेन 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन थे फॉर 15 मार्क्स। एंड यहाँ पर तुमको ऑप्शन में बोला था 5-5 मार्क का एक क्वेश्चन, और यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर पार्ट A ख़त्म होता है। अभी पार्ट B इन लोग ने पूरा जो 20 मार्क्स जो तुम्हारा यू कैन से कि ये जो 20 मार्क्स है ये एकदम बोलते ना बोनस मार्क्स टाइप ऑफ है। यहाँ पर इन्होंने इसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई बनाया था। अभी यहाँ पर इन्होंने कैसे किया था, इफ़ यू रिमेंबर जब भी आप 10th-12th में थे तभी आपको इंग्लिश के पेपर्स वैसे ही आते थे कि पैराग्राफ पूरा दे दिया था। यहाँ पर ये पैराग्राफ 5 क्वेश्चन 5 जो था ये साइबर रिस्क के बारे में था। हमने चैप्टर नंबर 18 में साइबर रिस्क के बारे में पढ़ा है। अभी उसके रिलेटेड ये पूरे के पूरा पैराग्राफ उन्होंने तुमको क्या किया है, दे दिया है। और अभी उन्होंने ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पर 5 मार्क ईच। अगर तुम साइबर रिस्क का देखने जाओगे ना तो मॉड्यूल में साइबर रिस्क का नो डाउट कंटेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस उन्होंने पूरा अलग ही पूछा है। कौन से बेस पर पूछा है, तो ये पैराग्राफ के बेस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अभी यहाँ पर तुमको तुम्हारा माइंड यूज़ करना है। यहाँ पर
कौन सा भी बच्चा पूरा चैप्टर नंबर 18 पढ़ के गया होगा, फिर भी उसको ये 3 क्वेश्चंस या ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मिले हुए नहीं रहेंगे। यहाँ पर तुमको ओन आंसर्स लिखने थे ये सारे। तुम खुद से आंसर लिखोगे इस 3 क्वेश्चन का। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन 1। यहाँ पर क्या बोला है, साइबर रिस्क इज़ अ क्रिटिकल इशू डिमांडिंग इमीडिएट एक्शंस। तुमको भी पता है साइबर रिस्क जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिस्क है, मेजर रिस्क है, इम्पॉर्टेंट रिस्क है, और अगर तुमने इसका इमीडिएट एक्शन नहीं लिया देयर कैन बी अ चांसेस कि बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुमको बताना था कि क्या एक्शंस तुम ले सकते हो। यहाँ पर वापस से ये ओन क्वेश्चंस है, 100% तुमको तुम्हारे अपने मन से ये क्वेश्चन लिखना था। यहाँ पर वापस से बोला है, इंडिया कैन बिल्ड अ डिजिटल एनवायरनमेंट प्रायोरिटाइजिंग फॉर ये कोलैबोरेशंस एंड प्रमोटिंग साइबर अवेयरनेस। अभी यहाँ पर वापस से कि क्यों कोलैबोरेशंस करना चाहिए और क्यों साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस वगैरह बढ़ाना चाहिए। वापस से Indian enterprise have deployed AI and machine learning for automated risk assessment। अभी यहाँ पर AI वगैरह का बात आता है। चैप्टर नंबर 17 में भी हमने थोड़ा सा कंसेप्ट AI के बारे में पढ़ा था। अगर तुम देखोगे ना तो इन्होंने ये क्वेश्चंस भी जो है वो ये पैराग्राफ से ही उठाया है। यहाँ पर दिख रहा है ये, यहाँ पर AI मशीन लर्निंग ऑटोमेशन वाला, और यहाँ पर तुमको ये पैराग्राफ के बेस को रखकर ये आंसर लिखना था। अगेन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर आंसर, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये मॉड्यूल के पेज नंबर पे इसका आंसर है, यहाँ पर वो क्वेश्चन मतलब वैसा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ये आंसर हो सकता है जहाँ पर क्या बोले, एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव अ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एज पर रेगुलेशन 27। तो अभी ही ऊपर क्वेश्चन 1 में हमने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का बात किया। तुमको पूरा, तुम चैप्टर नंबर 5 में जाओगे तो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो पूरे के पूरा इन डिटेल क्या करती है, बात करती है अबाउट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो वहाँ पर तुम लिख सकते थे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का एप्लीकेबिलिटी क्या है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ एंड हाई वैल्यू डेट एंटिटी, उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, लैब्स वाला क्या प्रोविज़न था, वो तुम लिख सकते थे फॉर 5 मार्क का क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट ये जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ने एक पैटर्न फॉलो किया है जो तुम्हारे अटेम्प्ट में, दिसंबर वाले अटेम्प्ट में आ सकता है। दैट इज़ वापस से यहाँ पर इन्होंने यही पैराग्राफ दिया है, बट यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने जैसा क्या है कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा सिंपल वाला पैराग्राफ है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है पता है, यहाँ पर इन्होंने ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ओके। बट तुम एक बात ध्यान दो कि ये जो 4 क्वेश्चंस है ये 4 क्वेश्चंस 8 मार्क के लिए ही है। मतलब क्वेश्चन ए 2 मार्क के लिए है, ये 2 मार्क के लिए है, ये 2 मार्क के लिए और ये 2 मार्क के लिए है। यहाँ पर क्या बोला है, स्वॉट एनालिसिस बताओ। जब भी तुम ये पैराग्राफ रीड करोगे तो तभी तुमको दिख जाएगा कि ये दिख रहा है तुमको यहाँ पर मेन स्ट्रेंथ इसका क्या था। उसके बाद यहाँ पर ये सारी वीकनेसेस हो सकती, ये उसकी वीकनेसेस, ओके। सो यहाँ पर एक मैं तुमको होमवर्क नहीं बोल सकते, बट तुम लोग जो भी ऑडियंस ये वीडियो देख रहा है, आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट दिस स्वॉट एनालिसिस इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो यहाँ पर तुमको स्वॉट एनालिसिस बताना था। अगेन कोई बड़ा काम नहीं था, उन लोग ने डायरेक्टली बता दिया था यही पैराग्राफ में। मैंने तुमको बताया मेन स्ट्रेंथ उनका क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बता दिया था, ओके। और यहाँ पर अभी दूसरा इन्होंने क्या बोला है, टाइप ऑफ रिस्क एक्सपोजर, यहाँ पर कि कौन से टाइप का रिस्क जो है वो कंपनी क्या फेस, कौन सा टाइप का रिस्क कंपनी फेस कर रही है। तो यहाँ पर वापस से तुमको टाइप्स ऑफ रिस्क यहाँ पर लिखने थे। यहाँ पर इट कैन बी अ बिजनेस रिस्क,
अभी यहाँ पर अगर तुमको याद रहेगा, तुमने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड किए होंगे फॉर ऑल द JKSE स्टूडेंट्स, तो तुमको याद रहेगा मैंने तुमको GRMC के स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, जो ओल्ड सिलेबस में GRMC करके एक सब्जेक्ट था, वहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ा था। तो यहाँ पर व्हाट कैन बी द रिस्क, यहाँ पर आप बिजनेस रिस्क लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी रिस्क लिख सकते हो। ये यहाँ पर यू कैन राइट पॉलिटिकल रिस्क। ओके, अभी वापस से ये क्वेश्चन, इकलौता क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है, तो तुम 3-4 3-4 बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, बट अगर तुम 2-3 रिस्क लिखोगे तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। वापस से यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पर पेज 666, यहाँ पर ये इंटरनल कंट्रोल वाला जो पॉइंट है ना, ये एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट अगर तुम देखोगे ना तो ये यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ में तुमको उन्होंने ये दिया है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम ऑफ NTL हैज़ बीन लेड डाउन एज बिलो। तो तुमको इसके हिसाब से ये वाला आंसर लिखना था। ऑब्वियसली फॉर 2 मार्क्स है तो बहुत छोटा कंटेंट होगा। अगेन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, पॉलिटिकल रिस्क को तुमको एक्सप्लेन करना है। पूरे के पूरा कंटेंट हमने रेगुलर लेक्चर में मैंने तुमको पॉलिटिकल रिस्क के बारे में लिखवाया था। यहाँ पर तुमको NTLK का जो भी पॉलिटिकल रिस्क है उसका एक छोटू सा 5 to 6 लाइन में एक्सप्लेनेशन करना था। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चन में यू कैन इजीली स्कोर 4 मार्क्स यहाँ पर, बिकॉज ये स्वॉट डायरेक्ट था, ये पॉलिटिकल रिस्क डायरेक्ट था, एक्सपोजर रिस्क वाला दिस क्वेश्चन वाज आल्सो अ डायरेक्ट। यहाँ पर अभी इन्होंने ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन्होंने बाद में आगे जाकर पूछा है कि फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस बता दो। यहाँ पर पेज नंबर, हाँ यहाँ पर ये वाला पेज नंबर 663 पर आ जाओ। यहाँ पर तुमको दिखता रहेगा आइडेंटिफाई रिस्क, असेस रिस्क, रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग अ रिस्क। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वापस से 6 मार्क्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछा है। ओके, अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन क्या आता है कि यहाँ पर इन्होंने MCQ पैटर्न तुमको पूछा है। यहाँ पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल रिस्क। अभी यहाँ पर ऑप्शन 1 क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये जो है प्राइस फ्लक्चुएशन, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये तुम्हारा इंटरनल रिस्क है या नहीं है, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट योर इंटरनल रिस्क। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A। यहाँ पर फिर उसके बाद पूछा है B में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड लीस्ट लाइकली एज अ सोर्स ऑफ मार्केट रिस्क। तो यहाँ पर तुम ऑप्शन डाला है नेचुरल डिजास्टर, ये रिसेशन, पॉलिटिकल टर्नऑइल एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पर लीस्ट पूछा है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क नॉट इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज दैट कैन डैमेज द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आंसर विल बी सेल्स ग्रोथ। यहाँ पर रेप्यूटेशन, एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ये तीनों ऑप्शन नहीं आ सकते। आंसर विल बी सेल्स ग्रोथ। अगर तुम देखने जाओगे पार्ट B, तो पार्ट B का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था दैट वाज मच 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 इजी एज कंपेयर टू दैट साइबर रिस्क वाला क्वेश्चन। ओके, अभी यहाँ पर तुम्हारा पार्ट B खत्म होता है एंड पार्ट C वन ऑफ द सिंपल पार्ट बोल सकते हैं, प्लस इंस्टीट्यूट ने अपने ये क्या बोलते हैं पेपर में भी बहुत ज़्यादा सिंपल वे में इसका क्वेश्चंस डाले थे। ओके, यहाँ पर पार्ट C में अगर तुम ये पूरे क्वेश्चंस रीड आउट करोगे ना, तो ये पूरा इन्होंने केस स्टडी इतना बड़ा बनाकर दिया है। बट यहाँ पर क्या बोला है, इन दिस regard you are asked to prepare a sustainability audit process flow briefly
the manner in which such an audit may be conducted. अभी यहाँ पर तुम पेज नंबर 729 ऑफ योर मॉड्यूल, यस, ये दिख रहा है तुमको? सस्टेनेबिलिटी ऑडिट मे बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर. अगर तुमने ये पॉइंटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, अगर तुम ये ध्यान से पढ़ के जाते तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था 7 मार्क्स का, दिस क्वेश्चन इज अ बोनस. यहाँ पर तुमको लिखना है गैदरिंग डेटा, कंडक्टिंग असेसमेंट, प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एक्शंस, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग. यहाँ पर यही पूरा एक्सप्लेनेशन तुमको करना है. ओके, अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. और ये बी वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर इन्होंने तुमको आंसर ही बता दिया है. यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ESG का बेनिफिट्स, की बेनिफिट्स, और कौन से एक्सप्लेनेशन करने हैं वो भी तुमको 4 बता दिए हैं फॉर 2 मार्क्स ईच. ये इकलौते ये जो 4 है, ये 2 मार्क्स के लिए तुमको पूछा है. पेज नंबर 755, यस, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, यहाँ पर तुमको दिख रहा है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यू कैन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हियर ऑल्सो. उसके बाद उन्होंने पूछा है कॉस्ट रिडक्शन, यू कैन सी कॉस्ट रिडक्शन. उसके बाद पूछा है मोर अट्रैक्टिव टू लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, एंड लास्ट पूछा है सप्लाई चेन. और यहाँ पर ये डोंट यू फील अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स. अगर तुम देखोगे तो पार्ट सी बहुत ज़्यादा फुद्दू पूछा था, पार्ट बी बहुत ज़्यादा हार्ड बोल सकते हो तुम, या यहाँ वहाँ पर पार्ट बी में तुमको तुम्हारा बुद्धि का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना था. एप्लीकेशन ऑफ माइंड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्ट बी. एंड पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 में तुमको तुम्हारा एक्चुअली में बुद्धि का इस्तेमाल करना था. एंड यहाँ पर हम लोग का ESG का पेपर ख़त्म होता है. अगर तुम देखोगे तो दिसंबर में देर इज़ अ हाई चांस कि पार्ट बी का जो इन्होंने ये पैटर्न, पैराग्राफ वाला पैटर्न फॉलो किया है, वो पैटर्न आ सकता है. ओके, आई होप कि तुमको ये वाला जून 2024 का पेपर जो है वो अच्छे से समझा होगा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर December 2024 attempt, and thank you so much.